नमस्कार दोस्तों, एकलव्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था गुणसूत्र के बारे में। उसके बाद जीवों में गुणसूत्र का निर्धारण कैसे होता है और मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, इसको हमने जान लिया था। आज के इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं जैव विकास के बारे में, यानी पृथ्वी पर जीवों में जो विकास हुआ उसके क्रम के बारे में। तो उतना क्रम नहीं जानना है आपको, थोड़ा सा जैव विकास के बारे में जानना होगा। समवृत्ति अंग, समजात अंग, अवशेषी अंग और जीवाश्म के बारे में। तो इस वीडियो में चलिए 1 बाय 1 कर सभी को समझ लेते हैं। तो बिना देर के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग आपकी बनती है जैव विकास क्या होता है, किसे कहा जाता है जैव विकास। तो देखिए ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इसका इंग्लिश होता है। तो नॉर्मली समझ लेते हैं कि जैव विकास मतलब जीवों में होने वाले विकास को ही जैव विकास कहा जाता है। अब देखिए परिभाषा कैसे है। पृथ्वी पर निरंतर और क्रमिक रूप से, यानी एक क्रम से जीवों का विकास हुआ है। जीवों में होने वाले इसी क्रमिक विकास को ही जैव विकास कहा जाता है। इतना तो ठीक है। मतलब पृथ्वी पर जीवों का जो विकास हुआ वो एक क्रम से हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हुआ है, उसी विकास को जैव विकास कहा जाता है। उसके बाद जैव विकास की पुष्टि खुदाई से प्राप्त अवशेषों से हुई है। मतलब जो खुदाई से प्राप्त अवशेष मिले, फासिल मिले हैं, उसी से जैव विकास की पुष्टि हुई। अब देख लेते हैं जैव विकास के प्रमाण। तो कौन कौन से जैव विकास के प्रमाण हैं, तो बहुत से अधिक प्रमाण मिले हैं, जिसमें कुछ प्रमाणों के बारे में हम जान लेते हैं। तो एक लाइन बनती है आपकी, जैव विकास के निम्नलिखित प्रमाण प्राप्त हुए हैं जो इस प्रकार हैं। तो चलिए सबसे पहले उसमें प्रमाण देख लेते हैं समजात अंग के बारे में। समजात अंग के बारे में चलिए देख लेते हैं। समजात अंग यानी होमोलागस आर्गन क्या होता है। समजात अंग, होमोलागस आर्गन। तो देखिए सीधी बात, सम मतलब समान जात के हों, एक ही जो जाति के होंगे, ठीक है ना। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसे अंग जिसकी संरचना और उत्पत्ति समान होती है। देखिए वही लिखे हैं, ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु इनका कार्य क्या होता है, भिन्न भिन्न अलग अलग होता है, उसे समजात अंग कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल पक्षी होता है चमगादड़ के जो अगले पंख होते हैं वह उड़ने में सहायक, और घोड़े की अगली टांग दौड़ने में सहायक। मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने में सहायक होते हैं जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान होती है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो फिर से रिपीट कर लीजिएगा कि पक्षी और चमगादड़ के पंख उड़ने में सहायक होते हैं, घोड़े की अगली टांग दौड़ने में सहायक, और मनुष्य के हाथ वस्तुओं को पकड़ने में सहायक होते हैं, और इसी कारण यह समजात अंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला जो है समवृत्ति अंग, एनालॉगस आर्गन। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। समवृत्ति अंग, एनालॉगस आर्गन। अब बस उसी परिभाषा को आप उल्टा कर दीजिए, यानी अपोजिट कर दीजिए। वहाँ क्या था, कार्य भिन्न भिन्न था, यहाँ कार्य समान रहेगा, संरचना और उत्पत्ति भिन्न रहेगी। तो ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं परंतु इनका कार्य समान होता है, उसे समवृत्ति अंग कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वही एग्जाम्पल है, पक्षी चमगादड़ और कीट के पंख उड़ने में सहायक होते हैं जिनके कार्य तो समान है लेकिन संरचना और उत्पत्ति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं जो तीसरी हेडिंग आपकी है अवशेषी अंग, वेस्टिजियल आर्गन। अब अवशेषी अंग किसे कहा जाता है, क्या चीज़ होता है। तो नॉर्मली आप समझिए कि शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता, उसी अंगों को अवशेषी अंग कहा जाता है। तो अवशेषी अंग, वेस्टिजियल आर्गन, ऐसे अंग जिनका मानव शरीर में कोई महत्व नहीं होता है, उसे अवशेषी अंग कहा जाता है। फॉर एग्जांपल क्या है, वर्मी फार्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स हो जाता है। ठीक है, निमेषक पटल, आँख के किनारों पर देखेंगे लाल रंग की पेशियाँ जमा होंगी जो कि निमेषक झिल्ली होती है। पहले जब क्या कहते हैं जली प्राणी थे तो उसमें यह झिल्ली पूरे आँख को कवर कर लेती थी और आसानी से जल के अंदर देख लिया जाता था। उसके बाद कड़ पल्लव, जो बाहरी कान है वह भी देखिए बाहरी कान तो नहीं होगा, कड़ पल्लव की पेशियाँ। जानवरों को देखे होंगे कि वो अपने कान को हिलाते हैं, यानी कड़ पल्लव को हिलाते हैं, लेकिन हम नहीं हिलाते। तो यह पेशियाँ हमारे में क्या हो गई, निष्क्रिय हो चुकी हैं। उसके बाद एक चीज़ नोट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, नोट में, कि मनुष्य के शरीर में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, कितने अंग, 100 अवशेषी अंग, इससे अधिक भी हो सकते हैं।
ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद आगे चलेंगे, जानेंगे जीवाश्म। चलिए देख लेते हैं जीवाश्म के बारे में। तो देखिए जीवाश्म यानी फॉसिल क्या होता है, तो सीधी बात आपको समझना होगा कि प्राचीन काल में या किसी भी काल में कोई भी भौगोलिक उथल पुथल हुई, जितने भी पौधे और वनस्पतियाँ पृथ्वी के अंदर दब गए, उनके जो अवशेष प्राप्त हुए उसी को क्या कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। अब नॉर्मली परिभाषा या फिर इस तरह देख लिया जाए कि प्राचीन काल में पत्थरों और पहाड़ों के नीचे दबे जंतुओं और पौधों के, देखिए जंतु और पौधे दोनों रहेंगे, जंतुओं और पौधों के जो अवशेष हैं यहाँ मिलते हैं उसे जीवाश्म कहा जाता है। उसके बाद जीवाश्म का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, ठीक है ना। फॉसिलाइजेशन जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद एक चीज़ और है, जीवाश्म कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पत्थरों पर बने जीवाश्म, ढांचे वाले जीवाश्म, दबे हुए जीवाश्म इत्यादि। ठीक है, इतना आज के लिए वीडियो था कि जैव विकास के प्रमाण के संबंध में। ठीक है, कल क्या जो भी अगला वीडियो होगा उसमें हम मिलेंगे जैव विकास के जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, लैमार्क, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद, एक ही वीडियो में हम उसको शॉर्ट में जान लेंगे। उसके बाद यह चैप्टर्स आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे हम भौतिक विज्ञान की ओर, क्योंकि 2 चैप्टर्स आपका केमिस्ट्री हो गया, 2 चैप्टर्स बायोलॉजी हो गया, अब 2 चैप्टर्स फिजिक्स भी होना चाहिए। बस गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।